मूल रूप से अगर फतेहपुर का प्रश्न है तो फतेहपुर मेरे लिए नया नहीं है। अगर आप घाटमपुर से परिचित होंगे तो फतेहपुर का जो क्षेत्र जहानाबाद और बिल्की है, मुख्य रूप से कम मेरे 50% से ज्यादा मरीज जहानाबाद और बिल्की के होते थे। वो जहानाबाद और बिल्की के मरीजों की समस्या थी, तो फतेहपुर मेरे लिए नया नहीं है। बस ये है कि हाँ, मैं बॉर्डर पे था। बॉर्डर का मतलब मैं जहां मैं घाटापुर रहता था, समस्याएं फतेहपुर की ही सोच रहा था। और कोई फतेहपुर की धरती में पहले बहुत बहुत स्वागत है। और इतने कम समय में आपने फतेहपुर की भौगोलिक स्थिति जो भी आपकी हम लोगों को कितना अवगत कराई, आपकी जानकारी में लगभग करती है। यहाँ पे क्या समस्या है, क्या है, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करना है। लेकिन एक बात हमको ये भी जानना है कि आपके चुनावी एजेंडे क्या है। फतेहपुर, अगर आपको हम लोग वोट देते हैं तो आप क्या करेंगे फतेहपुर के लिए? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे इसका उत्तर जब आप मुझे अवसर दे दें या मेरी पुरानी पृष्ठभूमि को पता करें कि मैंने क्या किया है। अगर आप कभी भी किसी मित्र से परिचित होंगे, इन्होंने घाटापुर सरकारी अस्पताल में कैसे उस सरकारी अस्पताल का कायाकल्प किया है, तो एक तो वो थोड़ा सा देखा जा सकता है। दूसरा, मैं फतेहपुर के लिए क्या करूँगा, बार बार बताता हूँ कि सबसे सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त पड़ी हुई है। ऐसा कोई भी अस्पताल यहाँ पर नहीं है जो आपकी इमरजेंसी को डील कर सके। आज यहाँ पर हेड इंजरी होती है तो कोई भी अस्पताल मौजूदा हालत में नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जो कि आपकी हेड इंजरी को डील कर सके। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन के लिए महीनों भर की लाइन लगती है। और आप विवेकशील लोग हैं, क्या ये व्यवस्थाएं इतनी बड़ी हैं या इतनी खर्चीली हैं कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे सकती? आप जल भराव की समस्या देख लीजिए, 70 साल हो गए हमें आजादी के, आज भी हम उन्हीं सड़कों पे, उन्हीं जल भराव, उन्हीं नालियों में पड़े हुए हैं। आप विदेशों की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री गर्व से विदेशों में जाकर भाषण देते हैं, लेकिन क्या अगर आप यूएस मॉडल देख लें तो यूएस में इस बात की चर्चा होती है कि सड़क किस चीज से बनाए। हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमारी सड़क कब बनी और कब नहीं बनी, कितने पीछे हो गए हैं। वो इस बात पे चर्चा करते हैं वो सीमेंट की बननी चाहिए कि कंक्रीट की बननी चाहिए कि प्लास्टिक की बननी चाहिए। हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि ये सड़क कब से नहीं बनी, कितने पीछे हो गए हैं। और अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो आप देखें कि भारत का व्यक्ति जब यूएस में जाता है, वो सभी व्यक्ति जिन्होंने यूएस में काम किया वही व्यक्ति यहाँ भी मौजूद हैं, वही लोग यहाँ भी मौजूद हैं। वो लोग अगर यहाँ जनहित में काम करेंगे, अपनी सरकार को ढंग से चुनेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत कम समय में हम यूएस और यूके को पीछे छोड़ सकते हैं। माननीय प्रत्याशी महोदय से प्रश्न मेरा, आपने, मैं महेंद्र गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जिलाध्यक्ष हूँ, LIC में सर्विस करता हूँ। अभी माननीय हमारे चीफ गुरु जी ने आपसे प्रश्न किया, आपने फतेहपुर को सुना, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। अभी आपने 3 अस्पताल बनवाए, कानपुर, अकबरपुर और जालौन बताया, लेकिन फतेहपुर का बनवाया आपने। जब आप जानते हैं जहानाबाद और घाटमपुर बिल्की जनता जुड़ी हुई है, तो आप यहाँ पर लड़ना चाहते थे, आपने फतेहपुर अस्पताल क्यों बनवाया? आप बार बार चिकित्सक बात कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूँ। फतेहपुर, मैं बार बार एक ही बात को उत्तर देना चाहूँगा कि ये, और क्षमा भी चाहूँगा आपसे, इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि मैं प्रधानी के चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक देश के आम चुनाव के लिए आपके बीच में आया हूँ। और ये जो समस्याएं हैं, ये मूलभूत सभी जगहों की समस्याएं हैं। अब हम बात करें कि फतेहपुर में क्यों नहीं बनवाया, तो बार बार आपसे कहता हूं कि जहानाबाद और घाटमपुर दोनों जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं तो 100 अस्पतालों की चेन बना रहा था। मेरा कलौरा से कोई निजी नाता नहीं है। मैं तो इस प्रयास में था कि मुझे हर जिले में पहुंचना है। सब जिले मेरे, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। सिर्फ फतेहपुर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान मेरा है।
लेकिन ये कि मैं फतेहपुर में क्यों नहीं बना रहा था, तो फतेहपुर में इसीलिए आ गया हूँ कि फतेहपुर में एक अस्पताल नहीं, कम से कम 100 अस्पताल ऐसे हो जाएंगे मेरे आने के बाद, जो उन 3 अस्पतालों को भी पीछे छोड़ देंगे। आपसे बहुत हल्का क्वेश्चन होगा। मैं मेडिकल लाइन से मैं भी जुड़ा हूँ। मैं केमिस्ट का जिला अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का, केमिस्ट का जिला अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जो स्वास्थ्य में के परिक्षेत्र में लोग आगे आ रहे हैं, उसका व्यवसायिक नहीं हो गया। पहले सेवा भावना थी, भगवान राम के समय बैठ किया है, उन्होंने क्या जो भी दिया उन्हें लिया, नहीं छूट गया। अब ये व्यवसायीकरण हो गया। तो जो आपका उद्देश्य है 100 चयन अस्पताल बनाने, क्या कोई ऐसा भी अस्पताल उसमें बनेंगे जिसमें निःशुल्क सेवा होगी, गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा होगी, केवल व्यवसायी नहीं। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे मेरे अस्पताल खोलने की योजना है, एक ECG मशीन 10,000 रुपये की आती है, उससे तुरंत मालूम किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ ECG मशीनें कई जगह हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर जहाँ अवेलेबल है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो फतेहपुर की जनता ये चाहती है कि मेरी फीस भी उतनी न लगे और मेरा इलाज भी हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गवर्नमेंट की योजना भी है 5 लाख वाली, उन्होंने आयुष्मान कार्ड निकाल रखा, लेकिन सबको नहीं मिला, सबको लाभ नहीं मिला। जैसे आपकी योजना है कि सबको लाभ मिलना चाहिए, तो गरीबों के लिए क्या कोई ऐसी योजना आपके पास है कि उससे उनको लाभ मिल सके, कि व्यवसायीकरण ही आपका उद्देश्य है? पहला। दूसरा मेरा ये है कि जल निकासी की समस्या आपने रखा, जल निकासी की समस्या लगभग हर जगह है। साधारण चीज़ आपने रखी, जल निकासी फतेहपुर की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें अभी एक सीवर लाइन पासिंग फतेहपुर। हमको बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन चलिए आप आ गए। और इसका कॉन्सेप्ट ये है हमारी चुनावी चर्चा का कि कम से कम प्रत्याशी और मतदाता सीधे रूबरू हो सके। अगर मतदाता के मन में कुछ बात है तो वो आपके सामने रख सके, और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। देखिए, ये सजग मतदाता का एक अधिकार बनता है कि हम किसी को चुने तो क्यों चुने, किसी मतलब वोट देने के पहले उसको इस सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमने परिचय आयोजित किया है, और हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप अपना रोड मैप बताइए कि हम अगले 5 सालों में अगर हम जीते तो हम यहाँ फतेहपुर के लिए क्या करेंगे। क्योंकि हमारी समझ से 1 महीने से तो आप जिले का भ्रमण भी कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें समझ भी चुके होंगे। और दूसरा यह है कि आप पड़ोसी ज़िले के ही बगल के ही रहने वाले हैं, आपको आपकी शिक्षा भी शायद इनकी मिली हुई है, तो जिले की भौगोलिक स्थिति को आप काफ़ी समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और निश्चित ही ये परिचर्चा लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगी। धन्यवाद। चित्त नहीं होगा। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं हार्दिक चरणवंदन करता हूँ हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। मैं चरणवंदन करता हूँ हमारे PS4 संस्थापक, बहुजन समाज पार्टी संस्थापक मानवर कांसीराम जी का। मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय यशस्वी बहन कुमारी मायावती जी का। मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का। मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का। साथियों, आपके मन में बार बार प्रश्न आता होगा, बार बार ये प्रश्न आ रहा होगा कि चिकित्सक जीवन जीने वाला सामान्य सा डॉक्टर ये राजनीति में कैसे आ गया। कई लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब, आपकी तो डॉक्टरी बहुत अच्छी चलती रही है, फिर आपने ये जीवन क्यों चुना। साथियों, आज एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। ये समाज सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है, सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि यहाँ पर 100 लोगों में तमाम तरीके से लोगों ने बोला कि 100 लोगों में से 90 बेईमान, लेकिन ये समाज से पिछड़े टिका क्योंकि वो 10 जो ईमानदार हैं वो अभी 90 की बेईमानी को खत्म कर देते हैं। साथियों, उसी अवधारणा से आपके बीच में आया हूँ। साथियों, मैं अपना परिचय लेना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मनीष सिंह सचान। 2010 में मैंने घाटापुर सरकारी अस्पताल यानी घाटापुर CSC घाटापुर में
मेडिकल ऑफिसर के पद पर ज्वाइनिंग दी थी। 5 वर्षों तक नौकरी करने के पश्चात 2014 में सरकारी व्यवस्थाओं में इतनी अव्यवस्था से खिन्न होकर मैंने अपनी सरकारी सेवाओं से इस्तीफा दिया था। उस इस्तीफा देने के बाद बार बार 10 वर्षों तक लगातार बहन जी से अनुरोध और विनय करता रहा कि बहन जी मैं पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ और मुझे अवसर दें कि मैं जनता के बीच में जाऊँ और जनता की सेवा और जनता के हित में काम करूँ। बहन जी ने बार बार बोला अभी आप परिपक्व हो जाए तब आप अपनी लड़ाई लड़ें। 10 वर्षों तक लगातार काम करने के पश्चात 2024 में माननीय बहन जी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में भेजा। साथियों, ये मेरे स्वार्थ की लड़ाई है, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ। मेरा बच्चा 2.5 साल का है। साथियों, मैं आज ये सोचता हूँ कि आज से 70 साल 100 साल बाद एक ऐसे समाज में अपने बच्चे को छोड़ के जाऊँ जहाँ पर उसे धर्म के नाम पर चारों तरफ दंगा फसाद ना मिले। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक ऐसे समाज में छोड़ के जाऊँ जहाँ पर चारों तरफ हम जिस मॉडल का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, हम बार बार कहते हैं विकसित देश और विकसित देश। हम बार बार कहते हैं अमेरिका ऐसा है, हम बार बार कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन ऐसा है, लेकिन क्या हम आज अपने भारत को उस रूप में निर्माण कर पाए हैं? मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा उसी माहौल में रहे। ये सिर्फ मेरे स्वार्थ की लड़ाई है, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि मेरे स्वार्थ की लड़ाई शायद आप सबके स्वार्थ की लड़ाई है, और मैं आपसे बार बार अनुनय विनय करता हूं कि इस बार घोर स्वार्थी होकर आप अपना वोट करिएगा। सिर्फ इस बात को सोचिएगा कि आगे आने वाले समय में आपके बच्चे के हित के लिए कौन प्रत्याशी काम कर रहा है। अगर आप मेरा इतिहास जानना चाहते हैं तो घाटमपुर सरकारी अस्पताल आपके जो भी संपर्क में हो उनसे मालूम करके देखिएगा। साथियों, घाटमपुर सरकारी अस्पताल में 100 लोगों की ओपीडी थी 2010 में। साथियों, जब मैंने 2014 में इस्तीफा दिया तब 500 की ओपीडी करके मैंने वहां से इस्तीफा दिया। प्रतिदिन 500 की ओपीडी करता था। और आप सभी विद्वान लोग हैं, आपको मालूम है कि एक चिकित्सक की सैलरी कितनी होती है, वो सैलरी थोड़ी है। साथ साथ 10 वर्षों में लगातार 3 अस्पतालों का निर्माण किया है। चिकित्सा व्यवस्था अस्पतालों की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जानकारी भी शायद ना हो कि 2014 के पहले यहाँ पर सिविल सदर अस्पताल था और वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही खराब थी, वहाँ मशीनें कोई नहीं थी। उसके बाद जो आज फतेहपुर की स्थिति है, MRI मशीन सब कुछ निःशुल्क है, ब्लड टेस्ट सारे सभी तरह के, ECG आपने कहा वो भी यहाँ पर है, सभी तरह की जितनी भी मेडिकल सुविधा होनी चाहिए सब यहाँ पर है, ICU तक यहाँ हो चुका है। तो आप ये गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी मेडिकल की उपलब्धि तुम्हारी साध्वी जी ने दी है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना दिया जो कभी आम जनता ने सोचा ही नहीं था कि फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज होगा। उसकी OPD भी चालू होने वाली है। तो मेडिकल की व्यवस्था तुम्हारे वैसे भी बहुत अच्छी कर दी गई है। सड़कें भी आपने कहा, सड़कें भी हमारी कितनी अच्छी, हम लोग पहले 3 घंटा लगता था कानपुर जाने में, आज हम 1.5 घंटे पहुँचते हैं। यातायात व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर दी। इसके अलावा वहाँ लाइटिंग व्यवस्था भी हो गई है। आप उसके अलावा कुछ एजेंडा अपना बताइए। आपने भी अपना कोई एजेंडा नहीं बताया कि हम किस एजेंडे से यहाँ लड़ने हैं। क्योंकि चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं कह सकती जैसा, लेकिन हमारा शहर है, छोटा शहर है, उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेडिकल कॉलेज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि है, केंद्रीय विद्यालय भी हमारी उपलब्धि है। तो ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा सांसद है उन्होंने 10 वर्षों में बहुत काम किया है, हम उसको नकार नहीं सकते। हमारे जिले का बहुत विकास हुआ है, लेकिन हम और विकास चाहते हैं। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने एजेंडे को बताइए कि हम आप किस एजेंडे से आए। चिकित्सा व्यवस्था के अलावा आप क्या करना चाहते हैं? आपने कहा जरा सा काम है, सीवर लाइन जरा सा काम नहीं है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। इसको लाने के लिए यहाँ पर 2 बार विशंबर निषाद भी रहे बसपा से, महेंद्र निषाद भी रहे बसपा से, तो बसपा को तो उन्होंने 2 बार मौका दिया। और आपकी जो आपने बताया कि हम उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम उनको मुख्यमंत्री बनाकर दे चुके कई बार, हम उनको कई बार मुख्यमंत्री बनाकर दे चुके हैं। तो उन्होंने हमारी सांस्कृतिक विरासतों को सिंपल लगाकर आप चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उत्तर देना चाहता हूँ आपसे। उत्तर ये देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आपने बोला सभी व्यवस्थाएं चालू है। मैं अभी आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, पूरे शहर का भ्रमण करने के लिए तैयार हूँ। अगर शहर में 10 मिनट तक
बिना खराब सड़क के मिल जाए तो मैं यहीं से अपनी प्रकाशिका वापस करती हूँ। बहुत सही। दूसरी बात, अगर यहाँ शहर में आपके किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी हार्ट अटैक के मरीज को इलाज मिल जाए तो मैं प्रकाशिका वापस कर दूंगा। ये जो व्यवस्थाएं हैं इन पे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा था ना कि ईसीजी की व्यवस्था होने ईसीजी की व्यवस्था होना अलग है। ईसीजी की व्यवस्था अलग है। मैंने इलाज की बात की है। आपको स्वयं मालूम है कि 4 घंटे अगर इलाज नहीं मिलेगा तो व्यक्ति बचा नहीं सकते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप बताइए। नहीं, अब आप नहीं। और कोई दो सवाल है, दो बात प्रत्याशी के पास इतना समय नहीं है, हमको क्षेत्र में भी जाना होगा। कोई दो अगर और सवाल पूछना चाहे, आखिरी दो उसके बाद केवल सवाल पूछिए और बाकी कोई बात नहीं कही। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि व्यापारी हितों के लिए आपके पास क्या जो है ये सवाल है सर। जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न है। व्यापारी हितों के लिए सबसे पहले जो जीएसटी का प्रावधान है, आपने जीएसटी की व्यवस्था देखी है। जीएसटी की व्यवस्था में अभी पारदर्शिता की बहुत कमी है। हमारा व्यापारी वर्ग परेशान रहता है जीएसटी भरने से लेकर और जीएसटी के क्रियान्वयन से। कई बार अनावश्यक, अगर आप अभी का समय देख रहे हो, आज इस पूरे चुनाव के दौरान व्यापारी को क्रिमिनल जैसा देखा जा रहा है। अगर व्यापारी कोई 50,000 रुपए अपने पास में रखे हुए है तो उसे पकड़कर और टॉर्चर किया जाता है कि ये 50,000 रुपए तुम क्यों रखे हो। ये मौजूदा सरकार इस व्यवस्था को नहीं बना पाई, इस बात को नहीं समझा पाई कि व्यापारी कैसे अपना काम करता है। क्या 50,000 रुपए या लाख रुपए लेकर कोई व्यापारी अपना व्यापार नहीं आगे बढ़ा सकता। ये सरकार व्यवस्थाओं पे काम नहीं कर रही है। हम अगर बात करें अपने व्यापारियों के हितों के लिए तो हमारा हर एक व्यापारी व्यवस्थाओं से आगे बढ़ेगा, उन्हीं सड़कों से आगे बढ़ेगा। हम सड़क भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, हम सुरक्षा नहीं ठीक कर पा रहे हैं। अगर हमारा व्यापारी अपनी सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगा तो व्यापार कैसे करेगा। ये व्यवस्था अलग नहीं है, कोई भी व्यवस्था अलग नहीं है। हर व्यवस्था, चाहे व्यापारी का हित हो, व्यापारी के हित में भी सड़क भी है, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, क्योंकि हर व्यापारी सड़क से भी जुड़ा है, स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और शिक्षा से भी जुड़ा है। बार बार इस प्रश्न को दिमाग में लाइए कि मंशा क्या है सरकारों की, पुराना क्या काम किया है सरकारों ने। कई बार ये भ्रम पैदा हो जाता है कि 1 + 1 = 2 ये विकास है। ये विकास नहीं है। 1 के बाद 2 आता ही है और वो हमेशा से आता रहा है। कई प्रश्न पूछे गए कि इस समय ये हो गया, ये एक क्रम है। 1 के बाद 2 आने को विकास नहीं कहते हैं। अगर आज हमारा व्यापारी परेशान है तो परेशान इसीलिए है कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था है, ये उसको टॉर्चर करने के उद्देश्य से बनाई गई है, ये उसके हित में काम नहीं कर रही है। हमारा प्रयास होगा कि हम उस व्यवस्था को ठीक करके एक नई व्यवस्था को संचालित करके आपके हितों की सुरक्षा करें। आज बड़े प्रयास कर लो। 10 साल तक लगातार 3 अस्पताल खोलने के बाद मन में आया कि कम से कम 100 अस्पतालों की चेन बना दो। प्रयास किया और सफल हुआ। आज 3 अस्पताल बहुत सफल स्थिति में 3 अलग-अलग जनपदों में चला रहा हूँ। कानपुर नगर में एक अस्पताल है, एक हॉस्पिटल अकबरपुर कानपुर देहात में है और दूसरा कलौरा जालौन में। लेकिन साथियों, इस व्यवस्थाओं से मैं आज भी ठीक हूँ, इस व्यवस्थाओं से आज भी परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? मैं सिर्फ दवा दे सकता हूँ, मैं उस सड़क का निर्माण नहीं कर सकता जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, मैं उस खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता जहाँ इस खाने को पर्याप्त मात्रा में न मिल पाने के कारण मेरे इस जनपद की या कई जनपदों की जनता अपने स्वास्थ्य में काम नहीं कर सकती है। इसी तरीके से आप बेरोजगारी को देखते साथियों, ये सिर्फ बार बार मुझसे प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर की मूल समस्याएं क्या है। साथियों, आप सबके रिश्तेदार कई जनपदों में होंगे, आप किसी भी जनपद से पूछ लीजिए, किसी भी जनपद में रहने वाले साथी से पूछ लीजिए, क्या आपकी परेशानी या उसकी परेशानी कोई भिन्न है? क्या
आपके शहर में सड़क बनी, उसके शहर में सड़क बनी है या नहीं बनी है। वही सड़क की समस्या, वही शिक्षा की समस्या, वही स्वास्थ्य की समस्या। आप लोग सब बहुत बुद्धिमान लोग हैं। आज आप फतेहपुर का उदाहरण ले लीजिए, मैं चिकित्सा क्षेत्र का उदाहरण लेना चाहता हूँ। क्या फतेहपुर में अगर खुदा न खास्ता किसी एक सामान्य आदमी को सीने में दर्द होता है, रात को 12 बजे हैं, तो क्या फतेहपुर में पिछले 10 वर्षों से माननीय जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था करके थोड़ा आपको कि अगर सीने के दर्द को सिर्फ ये जानना हो कि वो गैस का दर्द है या हार्ट अटैक है, तो क्या उन्होंने कोई उपाय बना के छोड़ा आपको? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आज भी आपको दिल्ली, लखनऊ और कानपुर का मुंह देखना पड़ता है। क्या फतेहपुर की जनता इतनी दोयम दर्जे की नागरिक है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कानपुर या लखनऊ का मुंह देखना पड़ता है? और साथियों, बताना चाहता हूँ, मात्र 10,000 की मशीन आती है, 10,000 की मशीन आती है जिसको ईसीजी मशीन बोलते हैं। उस 10,000 की मशीन में आप एक मशीन से मुश्किल से 2 मिनट में मरीज को लिटाकर और ईसीजी लगाकर आप ये जान सकते हैं कि ये मरीज हार्ट अटैक का है या गैस का दर्द है। और साथियों, बताना चाहता हूँ, अगर 4 घंटे में इलाज मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो वो हार्ट अटैक के मरीज को बचा नहीं सकते हैं। वो 4 घंटे उसके सड़क में समाप्त हो जाते हैं और सड़क की स्थिति आप सबको मालूम है। तो क्या इतने हम गए गुजरे हो गए हैं? इन्हीं सब चीजों से बार बार लड़ता था। बार बार लड़ाई के पश्चात मैंने अपनी चिकित्सा सेवा से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद कई बार प्रयास किया, एनजीओ बनाई। स्वप्न सामाजिक संस्था के नाम से मेरी एक एनजीओ है जो टोल प्लाजा, साथ साथ कई अन्य पब्लिक के हितों की काम करने में जुड़ी हुई है। फ्री कोचिंग कराती है, साथ में जैसे चिकित्सा सेवा है, इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो सब प्रयास पीछे हो रहे थे, इसलिए पीछे हो रहे थे क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत छोटे थे। आज मैं आपके बीच में आया हूँ एक बड़े प्लेटफॉर्म की आकांक्षा रखने के साथ साथ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। यह आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि ये सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि आप इतने कम समय में कैसे कर लोगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात आप सब तक पहुंचा पाया तो बाकी काम सब आप लोग करेंगे। ये मेरी लड़ाई भी नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। ये इसलिए लड़ाई आप सबकी है क्योंकि बाकी प्रत्याशियों को आपने देख चुका है। आप सब ने बाकी प्रत्याशियों को देखा हुआ है। बाकी प्रत्याशी 10 साल से क्या तमाम वर्षों से लगातार प्रयास करते रहे हैं। क्या उनमें से किसी ने भी आपके हित में काम किया? बहुत छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, इतनी छोटी व्यवस्थाएं होती हैं। चिकित्सा सेवा में हम चाहें तो फतेहपुर में 10 अस्पताल सरकारी माध्यम में ऐसे बना सकते हैं जहां पर आपको समुचित व्यवस्थाएं मिल सके, लेकिन नहीं बना पाए हैं। हम चाहें तो पूरे फतेहपुर में कम से कम 10 शिक्षण व्यवस्थाएं ऐसी चालू कर सकते हैं जहां पर आपके बच्चों को पूर्ण रूप से अच्छी शिक्षा मिल सके। आप देखें तो स्टेडियम का निर्माण 10 वर्षों से लगातार आपके स्टेडियम का निर्माण अधूरा पड़ा है, बात ही नहीं करता है कोई। आप देखें जल भराव की समस्या, क्या जल भराव की समस्या फतेहपुर निजात पा चुका है? बिल्कुल नहीं पाया है। अगर आप सीवर लाइन की समस्या को देखें तो जो प्रोजेक्ट 10 साल पहले चालू हुआ था, आज इसकी स्थिति वहीं की वहीं पड़ी हुई है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे निवेदन इस बात का कर रहा हूँ कि ये लड़ाई हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। एक अवसर दें हमें। अगर आपने मुझे अवसर दिया तो वादा करता हूँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हम आपको पूर्ण रूप से आपके अधिकार एवं आपके हितों की सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं। जो साथियों, आपने बहन जी का पुराना शासन देखा है। साथियों, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा क्रिटिकल बहन जी के विरुद्ध में काम करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन वो बार बार इस बात की तारीफ तो आप सब मानते ही होंगे कि बहन जी के शासन प्रशासन की तारीफ आज भी होती है। साथियों, 12 साल पहले जब बहन जी शासन में थी तो सड़क व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, आपको मालूम है 4500 सरकारी स्कूल बहन जी ने खोले थे। कम से कम 1200 सरकारी अस्पतालों का निर्माण कराया था। साथियों, वो समय याद करिए, वो सुरक्षा का समय याद करिए। आज की सरकार इस बात से पल्ला ढाल लेती है कि 8 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, ऐसे वो गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देती है। लेकिन आप वो बहन जी का समय याद करिए। बहन जी ने कितने अपराधियों को सरकार आने के तुरंत बाद जो है जेलों में भर दिया था। साथियों, अब मैं आपको मूलभूत अपना विचार बताता हूँ। साथियों,
70 साल पहले का समय याद करिए। 70 साल पहले बाबा साहेब ने संविधान की रचना की थी। उस बाबा साहेब के संविधान की रचना को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आप सब समाज पढ़े लिखों का समाज है। अगर आप आज प्रयास करेंगे कि वही जो अवधारणा बाबा साहब ने रखी थी उसी अवधारणा से हम आगे बढ़े, तो वही समय अब बहन जी को आशीर्वाद देने का है। मैं वादा करता हूं, अगर आप सब ने मुझे सांसद के रूप में दिल्ली भेजा साथियों और अपने जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सबसे संपर्क करके और बाकी क्षेत्रों में भी ऐसा प्रयास किया साथियों, और बहन जी के हाथ इतने मजबूत कर दिए साथियों कि बहन जी पीएम बन जाएं, तो साथियों वो जो 70 साल पहले संविधान का निर्माण है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और जाहिर है आपके साथ में काफ़ी अधिवक्ता है, सबके साथ में अधिवक्ता हर राजनीतिक पार्टियों में अधिवक्ताओं की सक्रिय भूमिका तो चुनाव में होती है, हर चुनाव में होती है। इसके बाद भी कोई अगर पहुंचता है तो अधिवक्ताओं के बारे में कोई भी नहीं सोचता। तो मैं ये आपसे चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं के बारे में भी आप कुछ कहेंगे, कुछ उनके लिए क्या करेंगे? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा, इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिना अधिवक्ता के कहीं पर भी किसी चीज का निर्माण संभव नहीं है। अगर आप बाबा साहेब का समय याद करें तो जो संविधान का निर्माण हुआ, अगर उस कमेटियों का खाली ध्यान कर लें तो 60% से ज्यादा कमेटियां अधिवक्ता समाज की थी। आज की बात करें तो मैं अपनी प्रकाशिता की बात करता हूं। मेरे साथ में हर दूसरा व्यक्ति जो खड़ा है उससे भी ज्यादा अधिवक्ता है। प्रमुख बात यह है कि अधिवक्ता समाज के लिए क्या होना चाहिए। आज हम बात करें तो बहुत वर्षों बाद हमने अध्यक्ष पद में एक दलित शोषित समाज से आप लोगों ने हमारे माननीय को चुना। आप उस समाज से आ रहे हैं, उस अधिवक्ता समाज से आ रहे हैं जिनको भी सुरक्षा चाहिए, जिनको हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो या किसी भी व्यवस्था में हो, सब तरीकों से सुरक्षा चाहिए। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि अधिवक्ता समाज को अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर सुरक्षित और उनके हित में काम कर सकूं। बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने हर एक सवाल का बहुत सीधा और सपाट जवाब दिया। आपके पास विजन है और जैसे आपने कहा कि आप स्वयं एक एनजीओ चलाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर होने के बाद भी समाज के लिए मन में पीड़ा होती है, तभी लोग उस तरफ जाते हैं एनजीओ। तो मुझे लगा कि वास्तव में आपके मन में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप सफल हो और हम सबके बीच रहें। अस्पताल तो बन ही जाएंगे। एक जो आपने कहा निःशुल्क वाला हो सकता है, डॉक्टर साहब ने कहा हम सरकारी अस्पताल सारे अस्पताल बनवाना चाहते हैं। सरकारी सेवा में रह के पहले मैंने सरकारी सेवा छोड़ी है और आज के हाल में मैंने अपने अस्पतालों का संचालन छोड़ा। तो अगर मैं अपने अस्पताल छोड़ रहा हूँ तो ये आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि मैं जन हित में हूँ या धन हित में हूँ। अब रही बात एमबीबीएस करने वाले छात्रों की, तो जो एमबीबीएस कर रहा है वो कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया, वो सब आपके बच्चे, आपके छोटे भाई या बहन। जैसा समाज है वैसा ही एमबीबीएस होता है, वही डॉक्टर बनता है। हाँ, हुआ क्या है कि जो मौजूदा सरकार है या जो भी सरकारें रही हैं, इन्होंने हमारे समाज में विघटन की नीतियां अपनाकर रखी है। इन्होंने लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांट के रखा है। इन्होंने विकास की राजनीति नहीं की है। अगर आज हम विकास की बात करेंगे तो वही एमबीबीएस करने वाला छात्र गांव में भी काम करेगा, शहर में भी करेगा और कस्बों में भी करेगा। छोटी छोटी व्यवस्थाएं देंगी। अगर आप सीएससी में रहने वाले डॉक्टर को एक बढ़िया सा आवास और एक छोटा सा जो है सुरक्षा का सही मैनेजमेंट दे सकते हैं,
तो वो डॉक्टर उस व्यवस्था में आसानी से आ सकता है।